नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध होगा, इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में टोटल इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में स्पष्ट बता दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में 3 संबंध प्रमुखता होते हैं: वित्त संबंध, प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है, जिसमें विधायी आर्टिकल 245 टू 256 यानी 245 से 255 तक और प्रशासनिक 255 से 263 तक, ये दोनों भाग 11 में हैं। और वित्त संबंध जो है वो 264 से 293, ये भाग 12 में है। तो चालू करते हैं और प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं किससे? संविधान के प्रावधानों से, बिल्कुल मैंने कहा। नियोजन प्रक्रिया से, ये भी सही है, इससे प्रभावित हो। राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, बिल्कुल सही, यानी चारों से प्रभावित होते हैं केंद्र और राज्य के संबंध। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया? तो सरकारी आयोग केंद्र और राज्य की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 265 में कहा गया है। ये है कथन कारण है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है, मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि राज्य और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो बिल्कुल सही है, पर्याप्त साधन नहीं है, ये बात कर रहे हैं। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। राज्य और अधिकारों की मांग कर रहे हैं, इसलिए पुनर्विचार की जरूरत है इस समय। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो संसदीय कानून के द्वारा, यानी कानून बनाकर क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया है। अगला है, भारत में वित्तीय सौदा पर स्टाम्प शुल्क है, क्या है? राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ वसूल किया जाता है, विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, इसमें से कोई नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है, तो अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकार को दिए गए। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अवशिष्ट अधिकार राज्य सरकारों के पास है। अवशिष्ट मतलब जो बची खुची शक्तियां हैं जिनका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में मैंने बता दिया था कि भाग 11 में दिए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो संसद में। संसद मतलब केंद्र सरकार के पास। वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उसको कहते हैं समवर्ती सूची। मैंने कहा कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। 3 सूची में है संघ सूची, जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें केवल राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है सम सूची, समवर्ती, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर विवाद हो जाए केंद्र राज्य में तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होता है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से है। मैंने कई बार बताया आपको, 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आप लोग बताइएगा, लगातार मैं बता रहा हूँ, 7वीं अनुसूची में है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये लगातार क्वेश्चन ऐसे रिपोर्ट होता है। राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, तो बिल्कुल सही है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकती हैं। कोई भी राज्यमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया 11 में 2 अध्याय हैं। पहले में वित्तीय संबंध बताए गए हैं और दूसरे में प्रशासनिक व कार्यकारी संबंध बताए हैं। तो केवल और केवल एक सही है, 2 नहीं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। आर्थिक तो अनुच्छेद 268 से 281 के बीच।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। अभी तक पूछा गया सबसे ज़्यादा प्रश्न ये है। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ, यानी 249 के तहत अगर ज़रूरत पड़े तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 246 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है किस पे? तो संवैधानिक प्रावधानों पे, बिल्कुल सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पे, बिल्कुल सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यानी उपर्युक्त सभी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? कौन से 2 अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 245 और 246 को विनियमित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों से है, बिल्कुल सही है। ये सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, ना कि राज्य के पास, ये भी सही है। अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला, ना कि राज्य को। तो उपर्युक्त 3 सही है। वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची में है, ये बात गलत है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन, ये सब आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला है, सूची है और विषय जोड़ना है। कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो नागरिकता संघ सूची से, जनगणना राज्य सूची से, ये गलत है। पुलिस राज्य सूची से और सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची से है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? संघीय शासन में। संघीय शासन की विशेषता क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध होते हैं, ठीक है। राज्यों के मध्य संबंध होते हैं, ठीक है। समन्वय के लिए यंत्र होते हैं, विवादों को सुलझाने के लिए यंत्र होते हैं। यंत्र मतलब न्यायपालिका होती है। राज्य और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, यानी उपर्युक्त सभी होता है एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 वर्ष से अधिक तक नहीं रह सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जो इस संकल्प ने निर्दिष्ट की गई, परंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अगर कोई अधिनियम बना दिया गया अनुच्छेद 249 के तहत, अगर कोई डेट दिया गया तो ठीक है, और नहीं तो अधिकतम वो 1 साल तक रहेगा। अगर डेट 1 साल से ज़्यादा दी गई है तो वो गलत मानी जाएगी। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है, बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 249 में तो वैसे उसके पास अधिकार है। राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध से बनाया गया कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके विधानमंडल ने संसद को कानून बनाने के लिए निवेदित किया है, बिल्कुल सही है। अगर उत्तर प्रदेश चाहता है कि राज्य सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाए तो कानून केवल उत्तर प्रदेश में प्रभावित होगा। बिहार चाहता है तो बिहार, मध्य प्रदेश चाहता है तो मध्य प्रदेश, ना कि मध्य प्रदेश चाहेगा तो तमिलनाडु पे वो प्रभावी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्र सरकार को संविधान के कई अनुच्छेदों में शक्तियां दी गई हैं कि वह उपयुक्त प्रशासन के संदर्भ में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। जहां तक प्रशासनिक शक्तियों के राज्य क्षेत्रीय विस्तार की बात है, स्वाभाविक तौर पर केंद्र की शक्ति पूरे देश पर लागू होती है, जबकि राज्य की शक्ति अपने राज्य के भीतर, तो बिल्कुल सही है। स्टेट की जो पावर है वो स्टेट लेवल पे ही हो, दोनों सही है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में क्यूनिशियल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। ये क्यूनी नहीं होगा, यूनिशियल होगा, यूनिवर्सल। संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किया गया, तो अनुच्छेद 355 में किया गया है।
अनुच्छेद 355 क्या है? आपातकालीन। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीन प्रकार के आपातकाल हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राज्य में आपातकाल लागू और 360 वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था करता है। भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा संविधानेतर और विधेयेतर संस्था या संस्थाएं हैं? यानी संविधान से हटके हैं, बाद में बनाई गई हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये बाद में निर्मित है और राज्यपाल सम्मेलन ये भी बाद में निर्मित है और ये सब संविधान में थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यूपीएससी का जो भी होता है, यानी अखिल भारतीय सेवाएं, चाहे सीडीएस है, एनडीए है, यूपीएससी है, इन सब का जो चयन प्रक्रिया होती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। जन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं। बिल्कुल सही है। इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है। बिल्कुल सही, यानी कि तीनों सही है। हमने कहा कि अगर केंद्र और राज्य में किसी कानून को लेकर विवाद हो जाता है तो केंद्र की बात ही प्रभावी मानी जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य है? डॉक्टर एस आर सेन सरकारी आयोग के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति। बिल्कुल, अगर आईएएस है तो वो नियंत्रित होगा केंद्र सरकार से, वो काम करेगा राज्य सरकार के अधीन। केंद्र तथा राज्यों के कार्यों में समन्वय बढ़ाने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इन सभी में अध्यक्षता केंद्र के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपात उद्घोषणा के समय केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाते हैं। व्यापक मतलब कि पूरा सब केंद्रीयकृत हो जाता है, राज्य के पास से शक्तियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा है, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकता है। बिल्कुल सही है। अगर आपातकाल लागू हो गया तो वेतन भत्ते में कटौती किसी के साथ हो सकती है। किस आयोग ने अस्थायी राज्य परिषद की अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाएगी की स्थापना का समर्थन किया? तो ये सरकारी आयोग ने कहा था कि अब क्या होगा, अस्थायी अंतर राज्य परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध नहीं है? तो सरकारिया, राजमुन्नार और पुंछी आयोग है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता आयोग इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।